हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ जैन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। आखिरी तक, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं और इसके अलावा आने के चांस जिनके बनते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा ऑप्शंस में भी अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल्स हैं और वो इम्पॉर्टेंट है तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज फॉर्म में हम ये आर्टिकल्स कवर करते हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान में पहले कितने आर्टिकल्स थे जब ओरिजिनली, यानी जब संविधान बनाया गया था 1950 के टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे हमारे संविधान में। आपके ऑप्शंस हैं 350, 395, 400 और 450। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है 395, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या है ना, स्टार्टिंग में आर्टिकल्स जो थे 395 थे। एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल्स हैं? एट प्रेजेंट आर्टिकल्स 450 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, 450 प्लस। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मतलब शो नहीं किया जाता कि 450, 451 ऐसे नंबरिंग से। बट अगर उनके देखिए अमेंडमेंट्स जब भी होते हैं तो क्या होता है, वो आर्टिकल्स के सब पार्ट्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्टिकल 51 देखें। ठीक है, आर्टिकल 51 तक, 36 से 51 तक डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 51 ए में जो है फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो आर्टिकल 51 के बाद 52 ना आगे 51 ए ले लिया उनने। इसका मतलब यहाँ पे 51 के बाद 52nd आर्टिकल ना नहीं बोला है फंडामेंटल ड्यूटी को, बल्कि क्या बोला है 51 ए। तो इसको भी एक अलग से काउंट करेंगे। ऐसे करके सब पार्ट्स इंक्लूड, कई सारे आर्टिकल्स में जितने भी अमेंडमेंट्स होते जाते हैं सब पार्ट्स उनमें ऐड होते जाते हैं। ठीक, तो उस तरीके से काउंटिंग करेंगे तो 450 प्लस आर्टिकल होंगे, लेकिन नंबरिंग से क्या, 395। ठीक, तो ओरिजिनली जो थे हमारे संविधान में, अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिनली कितने थे हमारे संविधान में आर्टिकल, तो 395, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ फेडरल स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल स्टेट्स विथ यूनिटरी फीचर्स एंड यूनिटरी स्टेट विथ फेडरल फीचर्स, है ना। तो इसमें क्या होगा आंसर? तो इसमें हो जाएगा आंसर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक, तो जो आर्टिकल 1 में जो डिक्लेयर किया गया, क्या डिक्लेयर किया गया? इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक आध दो बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है तो इसको ऐड कर दिया है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द प्रोविजन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो छुआछूत के लिए अबॉलिशन जो किया गया है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मतलब छुआछूत को अबॉलिश किया गया है। तो ये किस आर्टिकल के तहत ऐड किया गया है? यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत ये चीज़ आती है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आपके ऑप्शन है यहाँ पे 14, 15, 16 और आर्टिकल 17। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, है ना। ऑलरेडी उसकी वीडियो आ चुकी है, तो आप अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लिंक देख सकते हैं उसकी, और फंडामेंटल राइट्स लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीफली समझाया गया फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाता है आर्टिकल 17, है ना, इसका आंसर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है ना। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए और आर्टिकल 32। ठीक, तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21 ए। तो जैसा कि 21 ए लिखा है यहाँ पे, तो ये किसी ना किसी अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ है। ठीक, तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है, 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो जो 2002 में इंसर्ट किया गया था, है ना। तो इसमें क्या था कि कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इसमें क्या बताया गया है कि चिल्ड्रन के लिए जो है कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का इसमें प्रावधान है, जिसकी एज होती है करीब 6 to 14 ईयर्स की एज यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 ए। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 लिखा हुआ है यहाँ पे,
तो इसमें क्या आता है यहाँ पे, इसमें आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पे जीने के अधिकार के बारे में बात की गई है। सिमिलरली आर्टिकल 19 यहाँ पे दिया गया है। आर्टिकल 19 में यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, इसके अलावा बहुत सारे इस टाइप के आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आर्टिकल 19 में, सब पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस वगैरह मेनली है ना, तो आर्टिकल 19 में आता है। आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। तो ये इसमें आर्टिकल 32 में बताया गया है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। देखिए जब इमरजेंसी लगाई जाती है देश में तो क्या होता है, जो है मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या किए कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 19 जो है मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, वो तो सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। आप आने जाने का आपका अधिकार छीन लिया जाता है, आप कहीं आ जा नहीं सकते, या आप कहीं कुछ आंदोलन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, ये चीज़ें जो है छीन ली जाती हैं। तो आर्टिकल 19 तो सबसे पहले छीन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सा आर्टिकल जो है इमरजेंसी के टाइम पर भी मतलब सस्पेंड नहीं किया जाता, ठीक। तो इसमें ऑप्शन है आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, बोथ ए एंड बी, एंड आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक। तो देखिए 19 तो सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाता है ना। तो 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, वो भी सस्पेंड हो जाता है, बोथ ए एंड बी नहीं है, ठीक है। आंसर जाता है यहाँ पे आंसर डी, दैट इज़ आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक। आर्टिकल 20 एंड 21 इसके तहत क्या है, मतलब ये जो है सस्पेंड नहीं किए जा सकते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक। और 21 जो है राइट टू, जैसा आपको बताया था मैंने, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो अब जीने का अधिकार तो नहीं छीना जा सकता, ठीक। तो इस तरीके से आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे, रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है ना, वो किस आर्टिकल में आता है, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 14, 18, 30 एंड 32, तो यहाँ पे आंसर जाता है आपका आर्टिकल 32। इवन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं हमारे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको आर्टिकल 32 को जो है मतलब सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, ठीक है। आर्टिकल 32 को, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक दो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्टिकुलर आर्टिकल को बोला है, तो आर्टिकल 32, ठीक। वही हमको पता है कि जो आर्टिकल 14 है यहाँ पे ऑप्शन में, आर्टिकल 14 तो क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। आर्टिकल 30 में क्या है, माइनॉरिटीज से रिलेटेड आर्टिकल है, टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है, वो है आर्टिकल 32 में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है कि इसके तहत जो आर्टिकल 32 है, इसके तहत क्या होता है, अगर किसी पर्सन का जो है फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है अगर किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो, ठीक। तो ये आर्टिकल 32 के तहत आता है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये आर्टिकल ऐड नहीं किया जाता तो फंडामेंटल राइट्स का फिर कोई मतलब नहीं है, वो तो कोई भी वायलेट कर सकता है, फिर तो गवर्नमेंट वायलेट कर सकती है। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर वायलेट होता है तो ये मतलब सीधा सीधा प्रावधान इसमें बनाया गया आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसके बाद हमारा आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट आर डायरेक्टिव रिलेटेड टू, ठीक। तो यहाँ पे DPSP स्टार्ट होते हैं हमारे आर्टिकल 36 से, ठीक। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो आते हैं किसमें, पार्ट 4 में। जो पहले जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, इससे पहले आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो कि पार्ट 3 में आते हैं, ठीक। तो इन सब की सेपरेट वीडियोस भी आ चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है इनके लिए दी गई है, तो आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो, ठीक। यहाँ पे आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट अ डायरेक्टिव रिलेटेड टू, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो देखिए ऑप्शंस भी आपको एक बार रीड करते जाने हैं, क्योंकि कई बार क्या है क्वेश्चन में
आर्टिकल ना पूछ के वो पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिव नहीं है DPSPs में, है ना। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे तो है आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट अ डायरेक्टिव रिलेटेड टू। तो 48A में कौन सा डायरेक्टिव दिया गया है आर्टिकल 48A में, तो वो डायरेक्टिव दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन देख सकते हैं आप, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये सब भी कहीं ना कहीं डायरेक्टिव्स हैं किसी ना किसी आर्टिकल में, तो आपको एक बार ऐसा ध्यान तो रखना है कि कौन कौन से डायरेक्टिव्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन डायरेक्टिव्स में, क्योंकि यहाँ पे है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को जिस तरीके से बनानी चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट का जो है या वाइल्ड लाइफ का जो है प्रोटेक्शन हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। इसी तरीके से ड्यूटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया गया है, मतलब एज अ सिटीजन हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक। तो आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 36, 48A, 51 और 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है ऐड किया गया है आर्टिकल 51A में, ठीक, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 4A, है ना। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, फिर उसके बाद संशोधन करके पार्ट 4A मतलब उसमें ऐड किया गया है। पार्ट 4A में क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था, ठीक। तो उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर दी गई थी। कितनी ऐड कर दी गई थी, 10, ठीक। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है उसके तहत। और ये तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। फिर उसके बाद क्या किया गया था, मतलब 11th ड्यूटी को बाद में ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में, ठीक। 11th ड्यूटी में क्या था कि हर पेरेंट या गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने चिल्ड्रन को मतलब अपॉर्चुनिटी दें एजुकेशन के लिए, और एज भी इसमें स्पेसिफाई कर रखी है चिल्ड्रन की 6 to 14 ईयर्स, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो मतलब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, तो वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्वर्ण सिंह कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक। कौन सी कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आर्टिकल 51A, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हो चुका है 51A। इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो महाभियोग होता है ना, वो किस आर्टिकल में है, इंपॉर्टेंट है ये। जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब राष्ट्रपति को किस मतलब कुछ प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो वो किस आर्टिकल में, उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे आर्टिकल 52, 54, 60 एंड 61। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर जाता है आर्टिकल 61, है ना। आर्टिकल 61 में क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 52 है, वो आर्टिकल 52 तो सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बोला गया आर्टिकल 52 में, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया आर्टिकल 52 में। 54 में जो है 54 में इलेक्शंस के बारे में बताया गया, ठीक। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 54 यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 में ओथ है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। और 60 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको यहाँ पे दो आर्टिकल याद रख लेने इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके इम्पीचमेंट के लिए, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए आर्टिकल 61, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इट इज़ मैंशन दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। प्रेजेंटली कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू जी, ठीक है, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं। तो किस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, वो बताना है यहाँ पे। तो आर्टिकल 63, 64, 66 और 69, ठीक। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं वाइस प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है।
ठीक। जो प्रीवियसली हमने प्रेसिडेंट के देखे थे वो आर्टिकल 52 से लेकर के, समझ रहे हैं, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक, ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक किसके बारे में था, प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद 63 से स्टार्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे आर्टिकल 6, यहाँ पे जो आंसर जाता है, आंसर क्या है, आंसर 64, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो आर्टिकल 63 में यहाँ पे कुछ नहीं, आर्टिकल सॉरी, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 64 आंसर जाता है, जिसमें क्या दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए आर्टिकल 63 में क्या दिया है, आर्टिकल 63 में सिंपली देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और आर्टिकल 66 में दिया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 69 जो है, आर्टिकल 69 में दिया गया है ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो होगा, दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज़ आर्टिकल 64, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज़ द प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, वो बताना है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे आर्टिकल 72, 74, 78 एंड 79। तो इसमें आंसर हो जाता है आपका आर्टिकल 74, ठीक। तो आर्टिकल 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस भी दिए, जैसे आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 में है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर की कर्तव्य के बारे में बताया गया, ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। आर्टिकल 79 इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या बताया गया है, पार्लियामेंट के बारे में, है ना, जो संसद है उसके बारे में आर्टिकल 79 में दिया गया, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो इसका आंसर जो होगा कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, आंसर क्या होगा, आर्टिकल 74, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे है भाई, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 76 किस से रिलेटेड है, क्या है आर्टिकल 76 में। तो ऑप्शन है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज़ कैग, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो अटॉर्नी जनरल यहाँ पे ध्यान रखना है, जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आर्टिकल 76 में आता है उसके लिए, ठीक है, क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो बाद में आता है, इसमें नहीं आता। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है आर्टिकल 148, है ना, आर्टिकल 148 में आता है। इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट जो है 153, 155, ये सब गवर्नर से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 76 का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, आर्टिकल 79 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आर्टिकल 79 में है पार्लियामेंट, है ना। तो यहाँ पे पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट, है ना। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा होता है, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ सॉरी, यहाँ पे होता है फिर कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो वो मतलब जो है आर्टिकल 80, 81 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 81 में आता है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 80 में आता है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आता है आर्टिकल 84 में, है ना। तो आर्टिकल 79 क्या है, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, बिकॉज कुछ कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है या एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि मतलब जो पार्लियामेंट है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो ऑप्शन में लोकसभा और राज्यसभा भी होता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली। तो तीनों चीज़ इंक्लूड करना है आपको, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 79, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। जो संयुक्त बैठक होती है संसद में, तो लोकसभा और राज्यसभा की, वो किस संविधान के सॉरी किस आर्टिकल के तहत आती है। तो ऑप्शन है आपके आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 123, आर्टिकल 148। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 108, है ना। आर्टिकल 108 में जो है क्या दिया गया है, संयुक्त बैठक दी गई है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, आर्टिकल 108, है ना। आर्टिकल 110 में जो है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो है,
वो इसमें दिया गया है। धन विधेयक जो होता है, मनी बिल, वो भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 123 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है अध्यादेश, है ना, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोमलगेट दी ऑर्डिनेंसेस, वो 123 में आता है। इसके अलावा 148 में आता है कैग, कॉम्प्ट्रोलर है ना, ऑडिटर जनरल, ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो गया, 108, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो पहले ही आपको बताया क्या, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज देयर इन 110, ठीक है, 110 आर्टिकल में मतलब इंक्लूड किया गया डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक के बारे में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी। तो यहाँ पे ऑप्शन है आर्टिकल 112, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143, आर्टिकल 148। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 123, 123, ये ध्यान रखना है, ऑर्डिनेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसके अलावा 112 तो बजट से रिलेटेड है, यूनियन बजट से, ठीक है। और यहाँ पे 148 जो है, पहले बताया मैंने, कैग से रिलेटेड है, कॉम्प्ट्रोलर ना, ऑडिटर जनरल, है ना। तो ये आता है किसमें, 148 में, कैग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 123, क्या चीज़, टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश। देखिए कई बार क्या होता है, संसद में जब संसद नहीं लगती है, जब जब विंटर सेशन होता है एक हमारा, और इसके अलावा हमारा क्या और क्या होता है, बजट सेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा मानसून सेशन होता है। तो जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, ठीक है, कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता है, और सरकार को अगर मान लीजिए कोई कानून लाना है, कोई बिल लाना है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि उस टाइम के लिए टेम्परली, है ना, जब तक वो फिर क्या होता है, संविधान में पास नहीं हो जाता, जब तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता, तब तक वो विधेयक मतलब जो कानून नहीं बनता है। लेकिन जब उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब संसद में कार्रवाई नहीं चल रही होती है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो अध्यादेश लाए, है ना। तो ऐसा अगर मान लीजिए सरकार को करवाना है, तो यहाँ पे अध्यादेश लाया जाता है ना, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, है ना। क्या करता है प्रेसिडेंट, अध्यादेश लाता है। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123, ठीक। आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है आपको, आर्टिकल 124 जो है, ऑप्शन है आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फाइनेंस कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड है यहाँ पे आर्टिकल 124 से। तो आर्टिकल 124 से लेकर के इवन 147 तक जो है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बताया गया है, ठीक है, 124 से 147 तक, है ना। और इसके अलावा फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है आर्टिकल, जो वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 में, है ना। इलेक्शन कमीशन के बारे में तो आर्टिकल 324 से 329 तक आता है ना। और हाई कोर्ट के बारे में आता है आर्टिकल 214 से आता है हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट याद रखना है, आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 149 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 149 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 149 में यहाँ पे ऑप्शन है आपके, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज कैग, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, और इसके अलावा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, कई बार कन्फ्यूजन होता है, लोग कैग भी लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग जो है बेस्ट आंसर है, बिकॉज ये जो कैग जो है, ये आता है आर्टिकल 148 में, है ना, आर्टिकल 148 में आता है कैग, और उसकी ड्यूटीज़ एंड पावर को बताया गया आर्टिकल 149 में, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। तो ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग। नेक्स्ट है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 155, 161, 163 एंड 165। तो आपका आंसर यहाँ पे जाता है क्या, आपका आंसर यहाँ पे जाता है 155, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 163 में जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है, स्टेट की, स्टेट में जो राज्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, ये बताया गया आर्टिकल 163 में। और 165 में बताया गया है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कोर्ट लिख गया गलती से, कोर्ट वोट कुछ नहीं है यहाँ पे, पंचायती राज के बारे में किस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 124, 148, 214 और 243। यहाँ पे आंसर आपका जाता है आर्टिकल 243, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज, ठीक है। इसके अलावा इसके सब पार्ट्स हैं बहुत सारे, है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ भी इवन इसके सब पार्ट्स में ही इंक्लूड किया गया है।
है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 243, और पार्ट इसका ध्यान में रखना है, पार्ट क्या है, पार्ट है 9, ठीक है। कौन सा पार्ट है, 9। अगर पार्ट्स की वीडियो आपने नहीं देखी है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक देख सकते हैं आप, पार्ट 9, ठीक है। पार्ट्स की वीडियोस बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पे ट्रिक के साथ समझाई हुई है, आसानी से तुरंत याद हो जाएगा पार्ट्स सारे, 25 पार्ट्स सारे के सारे याद हो जाएंगे, है ना। तो आर्टिकल यहाँ पे 243 याद रखना है, किस चीज़ के लिए, पंचायती राज के लिए, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल 124 दिया गया है, तो 124 तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, 148 जो है कैग से रिलेटेड है, 214 जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड है ना। और पंचायती राज के लिए क्या है, 243। इसके अलावा शेड्यूल 11 भी पंचायती राज से इंक्लूडेड है, पंचायती राज से ही रिलेटेड है, ठीक है। क्या, शेड्यूल 11, और शेड्यूल 12 म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसका अगर संविधान संशोधन भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए थे, 73rd जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। इसके तहत 73rd के तहत पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, और यहाँ पे 74th के तहत म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। सारे के सारे आप याद कर सकते हैं आसानी से अगर आप वीडियो देखते हैं, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो 280 में क्या आता है, तो 280 में है, ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और अमेंडमेंट्स। इसका आंसर जाता है फाइनेंस कमीशन, दैट इज वित्त आयोग, ठीक। इसमें दिया गया है आर्टिकल 280 में, है ना, आर्टिकल 280 में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 जो है वो रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से। इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 352 से लेकर के 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये तो अलग है। यहाँ पे आर्टिकल 280 जो है वो है फाइनेंस कमीशन, उसका आंसर, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्टिकल 324 जो है किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से, है ना, चुनाव आयोग से। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 360 में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके नेशनल इमरजेंसी, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी और अमेंडमेंट्स। तो इसका आंसर जाता है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, क्या जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये भी ध्यान में रखना है, आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में है, ये ध्यान रखना है। और इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट ये जाता है आर्टिकल 356 में, है ना। तो आपको ऐसे लाइन से याद रखना है, 352, 356 और आर्टिकल 360। तो 360 में क्या दिया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, ठीक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो संविधान में संशोधन होता है, ठीक है, कौन करता है, संसद में होता है, लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू। तो पार्लियामेंट को ये पावर कौन देता है, संसद को ये पावर कौन देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल देता है ये पावर, तो आर्टिकल 343, 354, 358 और 368। तो इसका आंसर जाता है आपका 368, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स से रिलेटेड है ना, संशोधन से। तो यहाँ पे 343 जो आर्टिकल बताया गया है क्या है, ये इसमें बताया गया है हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, आर्टिकल 343 में, ठीक। ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा 354 और 358 तो इमरजेंसी से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 352 से 360 तक इमरजेंसीज हैं, ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्टिकल 368 जो है वो इसका आंसर है, दैट इज इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, इतने आर्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी डिस्कशन हुआ है ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, है ना। लगभग पूरे चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, और हमारे अल्फ़ा बैंकर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना।